नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सारणिक का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उपसारणिक और सहखंड के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। दोस्तों, उपसारणिक और सहखंड को हम इंग्लिश में कहते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। आइए अब हम ये समझते हैं कि आखिर माइनस होते क्या हैं। तो दोस्तों, सारणिक के अवयव यानी कि डिटरमिनेंट के एलिमेंट aij का उपसारणिक एक सारणिक है जो आयवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव aij स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव aij के उपसारणिक को mij के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो mij वो होता है जिस एलिमेंट का हम उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं उसके रो और कॉलम को हटाने के बाद हमारे पास जो सारणिक बच जाता है उसके मान को हम उपसारणिक कहते हैं और ये उपसारणिक को हम mij के द्वारा व्यक्त करते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। सारणिक 1 - 2 4 3 के सभी अवयव का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका उपसारणिक ज्ञात करना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कि उसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हमारे पहले एलिमेंट का उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं, अर्थात a11 का हम उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं जो कि होगा m11। इसका उपसारणिक होगा दोस्तों 3। इसी प्रकार से जब हम दूसरे एलिमेंट का उपसारणिक ज्ञात करेंगे अर्थात a12 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे जो कि होगा m12, वो यहाँ से हमें प्राप्त होगा -2 का 4। इसी प्रकार से जब हम a21 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे जो कि है हमारा 4, तो इसका उपसारणिक आ जाएगा हमारा -2। इसी प्रकार से जब हम हमारे चौथे एलिमेंट का उपसारणिक ज्ञात करेंगे अर्थात a22 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे जो कि है 3, तो 3 का उपसारणिक आ जाएगा हमारा 1। तो हम इस प्रकार से उपसारणिक ज्ञात करते हैं। दोस्तों, ये तो 2x2 डिटरमिनेंट का था उपसारणिक। आइए अब हम 3x3 का जानेंगे। यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिया है वो है सारणिक जिसके की एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर अब हमें अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करना है, यानी कि जो हमारा 6th एलिमेंट है उसका उपसारणिक ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो 6th एलिमेंट है वो क्या है 6। तो चलिए अब हम इसका उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने परिभाषा में बताया था कि हमें जिस एलिमेंट का उपसारणिक ज्ञात करना होता है हम उस रो और कॉलम को हटा देंगे। उसके बाद जो बचे हुए हमारे एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम गुणा करेंगे। जब हम यहाँ पर दूसरा रो और तीसरा कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 7 8। जब हम इसे हल करेंगे यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा ये 8 - 14 यानी कि -6। तो हमारे 6th एलिमेंट का जो उपसारणिक हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है वो है -6। तो दोस्तों, 3x3 मैट्रिक्स का हम कुछ इस प्रकार से उपसारणिक ज्ञात करते हैं। जो भी एलिमेंट हमें कहा जा रहा होगा उसके रो और कॉलम को हम हटा देंगे। बचे हुए जो डिटरमिनेंट होंगे वो हम फाइंड करेंगे और वही हो जाएगा हमारा उपसारणिक। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जो हमारा पिछला प्रश्न था वही प्रश्न है। अब हमें यहाँ पर हमारे 8वें एलिमेंट का उपसारणिक ज्ञात करना है। तो 8वां एलिमेंट हमारा क्या है? 8वां एलिमेंट है हमारा 8 जो कि होगा a32। a32 का मतलब है कि हम यहाँ पर 3rd रो और 2nd कॉलम को डिलीट करेंगे अर्थात हटा देंगे। तो जब हम 3rd रो और 2nd कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास जो हमारा डिटरमिनेंट बचा हुआ आ रहा होगा उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 3 4 और 6। जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 6 - 12 यानी कि -6।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इस सारणिक के अवयव 8 का उप सारणिक आया है -6। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सहखंड की ओर। तो दोस्तों अगर आपको उप सारणिक समझ आ गया है तो आप सहखंड बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए जानते हैं। एक अवयव aij का सहखंड जिसे कैपिटल Aij द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां कैपिटल Aij इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर i प्लस j मल्टीप्लाइड बाय Mij के द्वारा परिभाषित करते हैं, जहां Aij का उप सारणिक Mij है। तो दोस्तों हम सहखंड किसी भी अवयव का जो ज्ञात करते हैं उसका सूत्र है कैपिटल Aij इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर i प्लस j मल्टीप्लाइड बाय Mij। यहाँ पर जो कैपिटल Aij है वो है हमारा सहखंड जो कि हम ज्ञात करेंगे। Mij होगा हमारा माइनर जिस एलिमेंट का हमें कहा जा रहा होगा उसका, और i और j हमारे रो और कॉलम की संख्या होगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम सहखंड ज्ञात करते हैं। आइए कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है वो है 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट का, जो कि है 1 - 2 4 3। यहाँ पर अब हमें इसके सभी अवयव का सहखंड ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था, सहखंड ज्ञात करने के लिए आपको पहले उपसारणिक ज्ञात करना होगा। तो उपसारणिक इनका आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर आपके पहले एलिमेंट का उपसारणिक हो जाएगा 3। जब आपके पास उपसारणिक आ गया है तो आप यहाँ से सहखंड पहले एलिमेंट का आसानी से बता सकते हैं, जो कि आ जाएगा आपका -1 टू द पावर 1 + 1 m11। m11 अर्थात आपके पहले एलिमेंट का उपसारणिक, जो कि आपको प्राप्त हुआ है 3। और यहाँ पर -1 टू द पावर i प्लस j को हमने यहाँ पर गुणा किया है। तो यहाँ पर आपका जो ये पहला एलिमेंट है उसका i और j 1 है, इसलिए यहाँ पर हमने -1 टू द पावर 1 + 1 लिखा है, जिसे जब आप पुनः हल करते हैं तो आपको यहाँ से प्राप्त होता है 3। इसी प्रकार से आप दूसरे एलिमेंट का जब उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त होगा 4, जिसका कि जब आप सहखंड ज्ञात करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2 m12 विच इज इक्वल्स टू -4। सिमिलरली जब आप तीसरे एलिमेंट का उपसारणिक ज्ञात करेंगे जो कि है m21, वो आपको प्राप्त होगा -2। और जब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 m21 विच इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद जब आप चौथे एलिमेंट का उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 1, और जब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो वो आपको प्राप्त होगा -1 टू द पावर 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय m22 विच इज इक्वल्स टू -1। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से आप उपसारणिक पहले ज्ञात करते हैं, फिर उसकी मदद से सहखंड ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है हमारा सारणिक जिसके की एलिमेंट्स हैं 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 में अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो है 3 क्रॉस 3 का। 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी एलिमेंट का हमें उपसारणिक ज्ञात करना होगा उस रो और कॉलम को हम डिलीट करेंगे अर्थात हटा देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को हम पुनः हल करेंगे जिससे कि हमारे पास उपसारणिक आ जाएगा। जब हमारे पास उपसारणिक आ जाएगा तो हम हमारे सूत्र का प्रयोग करके सहखंड उसका ज्ञात करेंगे। आइए जो अभी मैंने कहा है उसे ही दोहराते हैं और ज्ञात करते हैं पूछे गए प्रश्न के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला एलिमेंट है वो है 2, तो यहाँ से हमारे पास इसका उपसारणिक आ जाएगा। जब हम हमारे पहले रो और पहले कॉलम को हटाएंगे तो डिटर्मिनेंट जिसके कि एलिमेंट्स होंगे 0 4 5 - 7, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 - 20 विच इज इक्वल्स टू -20। जब हमारे पास हमारा माइनर अर्थात उपसारणिक आ गया है तो हम इसका कोफैक्टर अर्थात सहखंड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जिसका कि सूत्र होगा -1 टू द पावर 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय -20 विच इज इक्वल्स टू -20। इसी प्रकार से हम हमारे दूसरे एलिमेंट का
उपसारणिक ज्ञात करेंगे और सहखंड ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा -42 - 4 विच इज इक्वल्स टू -46। तो दोस्तों यहाँ से हमारे सेकेंड एलिमेंट का जो सहखंड हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 46। चूंकि यहाँ पर हमारा जो i है वो 1 है और j जो है वो 2 है। इसी प्रकार से हमारे तीसरे एलिमेंट का उपसारणिक हमें प्राप्त हो रहा है 30 - 0 विच इज इक्वल्स टू 30 और हमें इसका कोफैक्टर प्राप्त हो रहा है 30 क्योंकि यहाँ पर हमारे i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 3। इसी प्रकार से अब हम हमारे चौथे एलिमेंट का उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है 21 - 25 विच इज इक्वल्स टू -4 जिसका कि हमें सहखंड प्राप्त होगा 4। चूंकि यहाँ पर i है हमारा 2 और j है 1। सिमिलरली हम M22 फाइंड करेंगे अर्थात हमारे फिफ्थ एलिमेंट को फाइंड करेंगे। उसका उपसारणिक तो हमें प्राप्त होगा -14 - 5 विच इज इक्वल्स टू -19 जिसका कि सहखंड हमें प्राप्त हो जाएगा -19 क्योंकि यहाँ पर हमारे i और j दोनों की वैल्यू 2 है। जब हम M23 फाइंड करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 10 + 3 विच इज इक्वल्स टू 13 जिसका कि सहखंड अर्थात कोफैक्टर हमें प्राप्त हो रहा है -13 क्योंकि यहाँ पर हमारे i की वैल्यू है 2 और j की वैल्यू है 3। इसी प्रकार से हम हमारे सेवेंथ एलिमेंट अर्थात M31 फाइंड करेंगे जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है -12 - 0 विच इज इक्वल्स टू -12 जिसका कि सहखंड हमें प्राप्त हो रहा है -12 क्योंकि यहाँ पर हमारे i और j की वैल्यू है 3 और 1। जब हम M32 फाइंड करेंगे तो वो हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है 8 - 30 विच इज इक्वल्स टू -22। इसी तरह से हमारे सहखंड की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 22 क्योंकि यहाँ पर हमारे i और j की वैल्यू है 3 और 2। सिमिलरली जब हम यहाँ पर M33 फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 0 + 18 विच इज इक्वल्स टू 18 और हमारे लास्ट एलिमेंट की सहखंड जो हमें प्राप्त हो रही है वो हो रही है -1 to the power 3 + 3 multiplied by 18 विच इज इक्वल्स टू 18 क्योंकि यहाँ पर हमारे i और j दोनों की वैल्यू है 3। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हम दिए गए सारणिक में अवयवों के उपसारणिक और सहखंड अर्थात माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। दोस्तों माइनस एंड कोफैक्टर फाइंड करना बहुत ही इजी है। आपको यहाँ पर केवल ध्यान देना है कि आप कौन से एलिमेंट का उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात कर रहे हैं। जिस भी एलिमेंट का आप उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात कर रहे हैं वहां पर i और j की वैल्यू क्या होगी ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप जिस एलिमेंट का उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं उस रो और कॉलम को आप हटाकर बचे हुए डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करेंगे, वो आपका उपसारणिक प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर जिसमें हमें सत्यापित करना है कि A11 कैपिटल A31 प्लस A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33 इज इक्वल्स टू 0 है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं कैपिटल Aij डिनोट करता है हमारे सहखंड को और स्मॉल aij डिनोट करता है हमारे एलिमेंट को। तो चलिए इन सब की वैल्यूज पहले फाइंड करते हैं और फिर उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ से हमारे पास A11 की वैल्यू आ रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन इज 2, A12 की वैल्यू आ रही है -3, A13 की वैल्यू आ रही है 5, कैपिटल A31 की वैल्यू आ रही है हमारे पास -12, कैपिटल A32 की वैल्यू आई है हमारे पास 22, कैपिटल A33 की वैल्यू हमारे पास आई है 18। अब जब हम ये सभी वैल्यूज को LHS में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 multiplied by -12 प्लस -3 multiplied by 22 प्लस 5 multiplied by 18, जिसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -24 -66 प्लस 90 विच इज इक्वल्स टू 0 जो कि हमारा RHS है। तो यहाँ पर हमने ये सत्यापित किया कि जो हमें कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि A11 कैपिटल A31 प्लस A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33 इज इक्वल्स टू 0 है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हम सारणिक के अवयवों का उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करते हैं, किन किन बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है इन्हें ज्ञात करने के लिए, और साथ ही किस प्रकार से हम यहाँ पर
कहे गए भाग को सत्यापित करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जो भी सीखा है, आप इसका प्रैक्टिस जरूर करें। आपको इन पर आधारित प्रश्न एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर से हल करें ताकि आपका माइनर्स और कोफैक्टर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, अर्थात उपसारणिक और सहखंड अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा उपसारणिक और सहखंड के बारे में। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम के बारे में। धन्यवाद।